अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जारहाना क्रिकेट खेलने के बजाय बचगाना क्रिकेट खेल रही है, जहां ना तो हिकमत अमली की कोई गहराई नजर आती है और ना ही जज्बे की कोई चिंगारी से शोला उठता दिखाई देता है। कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल के मैदान में खौफ की अलामत हुआ करती थी, आज खुद अपने ही फैसलों, अपने ही तजुर्बात और अपने ही बद इंतजामी से शिकस्त खा रही है। नई सोच के नारे लगे, जारहाना क्रिकेट की दुहाइयां दी गई, मगर जो कुछ पेश किया गया वो दरहकीकत बचगाना क्रिकेट थी, जिसमें ना मंसूबाबंदी थी, ना एतमाद था और ना ही जिम्मेदारी। कप्तानी में गैर यकीनी, कोचिंग में मुबहम ख्यालात और बोर्ड में मुकम्मल खामोशी पाकिस्तान क्रिकेट की गिरावट में किरदार अदा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि हम हार क्यों रहे हैं, सवाल ये है कि हमें अब जीतना आता भी है या नहीं। भारत के खिलाफ हर मैच जैसे एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब हमें खेल का सबक पढ़ा रहे हैं और हम हर शिकस्त के बाद सिर्फ बयानात बदल रहे हैं। ना कोई पॉलिसी है, ना कोई विजन। टीम मैनेजमेंट गोया क्रिकेट की नहीं, किस्मत की बाजी खेल रही है। नाज़रीन, मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां एदाद शुमार की बड़ी अहमियत होती है, वहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहीं शुमार ही नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 7, इंग्लैंड ने आखिरी 5 और भारत ने आखिरी 4 मुकाबलों में पाकिस्तान को यकतरफा शिकस्त से दोचार किया है। यहां तक कि आयरलैंड, जिम्बाब्वे, हत्ता के अमेरिका जैसी छोटी टीमों के हाथों हारने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुनियादें हिला के रख दी गई हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दौर में बोर्ड की नाकिस पॉलिसियों और इंतजामिया की नाकामियों ने टीम को सर्जरी के नाम पर सिर्फ चेहरों की तब्दीली तक महदूद कर दिया, जबकि कारकर्दगी की कहानी वही पुरानी शिकस्तों से भरी रही। कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत और बैटिंग दोनों बेरंग हैं। शाहीन की रफ्तार बेअसर है और नवाज, जिसे मैच विनर कहा गया, उसको एक ओवर ना देना, यह सब पाकिस्तानी क्रिकेट के मौजूदा इंतशार की अक्कासी करता है। इसके अलावा भारतीय कप्तान का रिवायती हरीफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सरेआम तंज इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब मुकाबले की दौड़ से शायद बाहर ही हो चुका है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का एक अहम मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। अब सवाल ये नहीं कि करो या मरो वाली सूरत हाल जैसा ये मैच कौन जीतेगा, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या यह टीम 5 माह बाद होने वाले वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए तैयार है भी या नहीं, या फिर शायकीन को अब से मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट के नाम पर क्रिकेट टीम की हार को अपनी आदत बना लेना चाहिए। और आने वाले दिनों में क्या इंटेंट के नाम पर तकनीक, तजुर्बा और टेम्परामेंट कुर्बान करके पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्बत तब्दीलियां लाना मुमकिन है। नाज़रीन, पाकिस्तान की एशिया कप में परफॉर्मेंस के ऊपर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन भाई, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान की फॉर्म ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, बल्कि भारतीय कप्तान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब एदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ही नहीं बनता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, पाकिस्तान को भारत से जीतने के लिए अब करना क्या पड़ेगा, हिकमत अमली क्या बनानी पड़ेगी? भाई अब जाहिर है मैच जीते हुए हैं तो यही बातें करनी इन्होंने। पूरे अदाद शुमार देखेंगे तो फिर इनका भी बात करने का कोई वो जवाज़ नहीं बनेगा जब प्रॉपर सारे अदाद शुमार देखेंगे कि घर के अंदर हमने इनको कितना मारा हुआ है, बाहर कितना मारा हुआ है, वो ओडीआई टेस्ट मैचेस में किसने डोमिनेट किया हुआ है। ये सारे अदाद शुमार जो है ना वो एक साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, आजकल इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है तो ये बातें कर रहे हैं, इनका बनता भी है। बट मैं ये आपको बात बता दूं, बड़ी कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा पाकिस्तान फाइनल में है और ये फाइनल में आएंगे ना, ये सारे अदाद शुमार और ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी अल्लाह के फजल से। ये पिछला जो मैच हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान खेला है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नज़र आए हैं। हम लोग नेगेटिव्स को देख रहे हैं, बट अगर इसके पॉजिटिव्स देखने के लिए जाएं तो पाकिस्तान ने पिछले मैच से जो पहला मैच खेला, दूसरा मैच कदरे नहीं बल्कि बहुत बेहतर किया। उनके स्पिन बॉलर को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, स्पिन डिपार्टमेंट को भी टैकल अच्छा कर गए थे, 15-20 रन थोड़े कम किए उन्होंने। ठीक, बॉलिंग के एतबार से एग्रेशन था, कंट्रोल में थोड़ी सी कमी थी, एग्रेशन प्लस कंट्रोल मैं ये समझ, और मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इस तरह धड़ल्ले के साथ इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। तीसरा मैच हुआ तो बफजल खुदा इंशाल्लाह पाकिस्तान ये सारे अदाद शुमार इनको बता देगा। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है कि सकलैन भाई जो है वो पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। हमें तो बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त पॉजिटिविटी की। लेकिन मिर्ज़ा साहब, जाहिर बात है भारतीय कप्तान ने जो है वो ताना तो दिया है नंबर्स के हवाले से, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है? बड़ी हिस्ट्री के ऊपर आपकी नज़र रही है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को?
देखिए मंसूर, हकीकत बड़ी तल्ख होती है और भारतीय कप्तान ने तल्ख हकीकत बयान की है, क्योंकि अगर आप देखें गुज़िश्ता 7 इंटरनेशनल मैचेस, जिनमें 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 50 ओवर्स के और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस शामिल हैं, वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीता है 2022 के बाद से। अगर आप देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है, जो हम राइवलरी की बात करते हैं वो कहते हैं हम तो जीत जाते हैं। बात उनकी सही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, यह भी सोचना होगा कि हमारी क्रिकेट बुलंदी से पस्ती की तरफ गामजन है। कहां वो टीम जिसने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, मुतादिद बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची और फिर कई मरतबा वो नाकाबिल शिकस्त रही कई सीरीज में, और कई साल वो जो है T20 की नंबर 1 टीम रही। तो अब इस वक्त हम कहां खड़े? लोग सही कह रहे हैं। आज कृष्णामचारी श्रीकांत जो भारतीय साबिक कप्तान है, साबिक चीफ सेलेक्टर, उसका बयान सामने आया कि पाकिस्तान को अब एसोसिएट ममालिक के साथ खेलना चाहिए। और यह बात इसलिए भी कही जा रही है कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर नजर डालें कि उन टीमों के खिलाफ जो टॉप की टीमें दुनिया की, जिनमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है, अगर आप उन टीमों के खिलाफ देखें तो 27 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते जो टॉप की टीमें, और 24 मैच पाकिस्तान हारा है। तो इसका मतलब है हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो गई है, और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है मंसूर, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। चले मिर्जा साहब, आपने तो दिल्ली तोड़ दिया इस किस्म का तज्जिया देके, लेकिन सकलैन भाई, हमारी जारी बात है फाइनल तक रसाई जो है अभी भी मुमकिन है। द गेम इज नॉट ओवर, एशिया कप इज नॉट ओवर। पाकिस्तान, जारी बात है देयर मेनी इफ्स एंड बट्स, वो तो बीच में आएंगे, लेकिन क्या आपके नज़र में स्ट्रैटेजी के अंदर तब्दीली आनी चाहिए? और रिजवान और बाबर वाली बहस जो है वो तो शुरू हो चुकी है, जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है वो तब से शुरू हो चुकी है कि उनकी टीम में वापसी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, बाबर रिजवान को तो अभी डिस्कस ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो इस स्क्वाड के अंदर नहीं है, एशिया कप के अंदर नहीं है। अभी सिर्फ फोकस एशिया कप पे होना चाहिए और हमें सिर्फ एशिया कप की ही बात करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, पोटेंशियल भी है इंडिया को मारने का, और इंडिया इस वक्त डोमिनेट कर रहा है इस एशिया कप में। बांग्लादेश और श्रीलंका को डेफिनेटली चांसेस हैं हमारे कि हम इनको मारेंगे, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पाकिस्तान फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगा इंशाल्लाह। और जब खेलेगा तो फिर ये सारे दादोशुमार और दूसरी चीज़ें उल्टी होने वाली हैं और अल्लाह के फजल से होंगी। हमारी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमेशा जाहिर है हमारे अपने लोगों की दुआओं की बकदर जो है वो पलता फूलता है, और हमें हमेशा दुआओं की ज़रूरत रहती है। रिक्वेस्ट है मेरी, पूरी कौम से दुआ करें पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह। मिर्जा साहब, आपकी क्या राय है? सर, जाहिर बात है अभी फाइनल के लिए पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तो उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा, और बाबर और रिजवान की वापसी के ऊपर भी आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो बड़े अक्लमंद लोग थे जिन्होंने बाबर और रिजवान को निकाल दिया। हालांकि फरवरी में जो है वो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो टीम की बैकबोन थे। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। उसके चक्कर में कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, तो उसके चक्कर में हमारी टीम की कारकर्दगी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच हार गया 6 विकेटों से। अब पाकिस्तान का कल जो मुकाबला है वो श्रीलंका की टीम से। श्रीलंका की टीम को भी आप आसान ना समझें, उसने अपने तीनों लीग मैचेस जीते, लेकिन उसे सुपर 4 के मैच में बांग्लादेश ने हराया। और अब पाकिस्तान कल जहां जाकर खेल रहा है अबू धाबी में शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में, तो पाकिस्तान वहां इस एशिया कप में पहली मर्तबा जाकर खेलेगा। श्रीलंका की टीम अपने लीग मैचेस बेशतर वहां खेल चुकी है, तो इससे यह जाहिर होता है कि उनको वहां की कंडीशंस का, वहां के पिच का, वहां के एनवायरमेंट का ज्यादा अंदाजा होगा। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम इस वक्त गिरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान हारा है इंडिया से, तो पाकिस्तान डीमोरलाइज्ड है। अब देखना यह है कि ये किस तरीके से अपने आप को जो है वो कलेक्ट करके, जमा करके, किस तरीके से कंबाइंड होकर खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम वैसे मंसूर अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा श्रीलंका और बांग्लादेश। आप देखें, बांग्लादेश ने सुपर 4 के मैच में श्रीलंका जो अनबीटन थी उसको हराया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए टफ टाइम है। पाकिस्तान अव्वल तो उन दोनों को हराए, क्या पोजीशन होती है, नेट रन रेट भी होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो देखनी होंगी।
अच्छा सकलैन भाई, आप जारी बात है, मैं एक बॉलर होने के नाते, साबिक बॉलर होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों तो चले फिर भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया, बॉलिंग के शोबे के अंदर जो है वो पहले ही 8, 9, 10 ओवरों के अंदर आप मैच हार चुके हुए थे जब आपके बॉलर्स ने स्टार्ट किया। आम ट्रेडिशनली पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ चलता रहा है, लेकिन इस मरतबा साइम अयूब को जो है वो अटैक दिया गया है, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय किया गया। अब तो स्पिनर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, इस पर क्या राय है आपकी? ये सवाल आपका इसलिए बन रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बॉलर बुरे नहीं है हमारे। शाहीन का रिकॉर्ड अगर टॉप 10 के T20 के निकाल लो और हारिस रऊफ का निकाल लो तो टॉप 10 में आते हैं ये, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या विकेट्स या सारा कुछ। और अगर स्पिनर्स की बात कर लें तो बरार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, साइम भी आपको परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है स्पिनर्स के एतबार से, और नवाज़ ने अभी 2 सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ और उसने बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, ये 3 मैचेस हुए हैं जिसमें से 2 इंडिया के खिलाफ हार गया है और 2 मैच जीता है, तो इस वक्त हमारे सवाल भी जो है ना इस तरह के आ रहे हैं कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट भी जो है वो कुछ नहीं कर रहा, हमारा फास्ट बॉलिंग भी कुछ नहीं कर रहा, मिडल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ यही सारी नेगेटिव क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव हम लोग एक हफ्ता पीछे जो हम लोग सीरीज़ खेल के आए हैं जिसमें स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस दी है, साइम अयूब ने भी परफॉर्मेंस दी है, बरार बेस्ट इकोनॉमिकल रेट पे उसने आपको आउट करके दिए, नवाज़ आपका बेस्ट ऑलराउंडर हुआ है और मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ है 2, उसने बॉलिंग में आपको जो 5 आउट किए और उसने एक हैट्रिक किए, अब वो सारे हम भूल चुके हैं और इसके दरमियान मेरा ख्याल है 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा। मैं ये समझता हूँ इन सब के अंदर सारा पोटेंशियल है, इंशाल्लाह एशिया कप पे ही रहें, एशिया कप की बात करें, एशिया कप का फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और सारे सवाल उल्टे पड़ेंगे इंशाल्लाह। अब मिर्जा साहब ये बताइए कि जाहिर बात है यहाँ पे कप्तानी के ऊपर भी बहुत से सवालात आ रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर सवालात आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स की यहाँ पे एक भरमार जो है वो नजर आ रही है टीम के अंदर। आप समझते हैं कि एशिया कप के बाद कप्तान के अलावा टीम में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे बड़ी तब्दीली तो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होनी चाहिए ना। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें कि मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, हम अफगानिस्तान को हरा के खुशी के शादियाने बजाते हैं, हमारे वजीर आजम मुबारकबाद का पैगाम देते हैं और अफगानिस्तान की टीम हमसे नीचे है आईसीसी की जो T20 रैंकिंग में, उस पर हम खुशियों के शादियाने बजाते हैं और फिर क्या होता है जब तगड़ी टीमें आती हैं तो हम हार जाते हैं। कप्तान की आपने बात की मंसूर, कप्तान जो है वो तो ऐसा लगता है कि उसकी लॉटरी निकल आई है। लास्ट ईयर नवंबर में उसने अपना पहला T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, उसके वो रिजवान की कप्तानी में, उसके बाद वो चला गया जिम्बाब्वे कप्तान बनकर। अब आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, लीडर तो वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, आपका कप्तान इतना डर जाता है कि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहा, बैटिंग में भी वो उसकी वजह से सारा बैटिंग ऑर्डर शफल हो रहा है। आप देखें हसन नवाज नंबर 4 पर आ गया था, वो और नीचे आ गया। तो कप्तान की कप्तानी भी, पहले तो वो चिंगम चबाते थे लेकिन जब उन पे टेंशन हुई, उन पे प्रेशर हुआ तो अब उन्होंने चिंगम चबाना भी कल के मैच में बंद कर दी थी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है। आप देखें कि जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने तो शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया, फिर बाबर आजम को हटाकर उन्होंने मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया, मोहम्मद रिजवान को हटाकर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया। तो इतनी पै दर पै तब्दीलियां, फिर कोचेज आपके तब्दील हो रहे हैं, सिलेक्टर्स आपके तब्दील हो रहे हैं, आपका कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, तो ये सब क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा ना। अब एशिया कप के बाद यकीनन पोस्टमार्टम होना है टीम की कारकर्दगी का। अल्लाह करे, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि दोनों मैचेस जीते, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में पहुंचेंगे तो एक मरतबा फिर भारतीय टीम 28 सितंबर को हमारी मुंतजिर होगी। लेकिन पाकिस्तान को सोचना होगा एशिया कप के बाद के क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा कप्तान चाहे खेल के मैदान में हो या सियासत के मैदान में, उसके लिए दिन आजकल अच्छे नहीं गुजरे। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब और सकलैन मुश्ताक साहब। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया में तो मेरा कप्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सियासत की दुनिया में भी कप्तान के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन कप्तान की जानिब से आज एक पैगाम आया है अडयाला जेल से, उसके बारे में बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी खेल के मैदान की, अब कुछ सियासत के मैदान की बात करते हैं। कप्तान के हवाले से अडयाला जेल से एक नया हुक्म जो है वो सामने आया है और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ से इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत दी गई है कि इस्टेब्लिशमेंट से अब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना।
अब ये जो हुक्म आया है, क्या उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि चंद मखसूस अफराद हैं पार्टी के अंदर जिनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता रहता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो फिर रवाबित जो है वो तेज़ किए जाते हैं। इससे पहले हमने नवंबर के अंदर जब एहतजाज देखा था तो उसके अंदर भी चंद अफराद की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से मुसलसल रब्ता रहता था और हालात अगर ख़राब होने लगते थे तो चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब ये मना कर दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। मामलात किस हद तक संगीन हो सकते हैं, इसी पे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम नून के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काजमी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, ये नई हिदायत इमरान खान साहब की जानिब से दी गई, क्या वजह है? क्या बिल्कुल आपस में ब्रेक डाउन हो गया कम्युनिकेशन का, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया जी। देखिए, खान साहब की तरफ से ये जो हदायत दी गई हैं या ये जो बात की जा रही है ये इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देखते हुए और तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर जारी है, हमारे लोगों को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस तरह मुकदमे बनाए गए, जिस तरह सजाएं दी गई, जिस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पर माल, ये आज बताया गया एक कारकुन के हवाले से जो गुजरांवाला जो है वो वहां पर कस्टडी के अंदर थे, कासिम नामी, जो शहीद हो गए, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं मिल सकी। इस तरह की और चीजें आप हर रोज देखते हैं कि क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के इमाम के साथ, बुनियादी हकूक जजेस के साथ क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अगर ये आप राब्ते की कोशिश करेंगे या उस तरफ आप बढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुसलसल इस चीज को कमजोरी समझा जा रहा है और इसको कमजोरी ना समझा जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो मुल्क की खातिर पहले भी हमने बातचीत का जो है वो दरवाजा खोला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम पर जुल्म जारी रखें और हम कहें कि ठीक है जी आपके साथ जो है वो बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तो लिहाजा उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कोई भी उनके साथ राब्ता ना रखे, कोई भी उनसे कोई बात ना करे, और अगर कोई सीरियस है इस मुल्क के हवाले से तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठे हैं, ठीक है, तो वो देख लेगा, लेकिन उन तमाम लोगों को उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है कौसर काजमी साहब, ये एक नई हिदायत इमरान खान साहब की जानिब से जो दी गई हैं उसके बाद तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर कोई बातचीत ही नहीं होगी, पहले आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी, अब तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी हुक्म दे दिया गया कि जनाब उनसे भी बातचीत नहीं हो रही। तो ये और आगे 27 तारीख को जो है वो पेशावर में एक बड़ा जलसा भी हो रहा है, हुकूमत के लिए परेशानी का सबब नहीं बन सकता क्या ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर, ये पहली दफ़ा इमरान खान ने नहीं कहा कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। भाई उनसे ये तो कोई पूछे कि एस्टैब्लिशमेंट ने कब आखिरी दफ़ा आपसे बात की थी? जितने अरसे से 2023 से लेके अब तक जब से आप जेल में हैं, एक बार भी किसी एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आपको कोई पैगाम मिला? नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट तो आपसे बात करना नहीं चाहती, आप बार बार एक ही जुमला दोहराते हैं कि बस अब आखिरी बार है। तो ये अब आखिरी बार की खान साहब को ट्रिपल हैट्रिक कर चुके हैं। मसलसल एक बात कर रहे हैं कि आज तक जलसा होने जा रहा है, आप फरमा रहे हैं कौसर साहब ने ये बता दिया है कौसर साहब इसका मकसद क्या होगा। इसका मकसद ये होना है मंसूर कि जो बंगाल और नेपाल की बातें कर रहे हैं और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो उसी तर्ज का एक जो तरीका वारदात है वो हमें अपनाना पड़ेगा, रियासत बालाए रियासत वाला सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में हमने शुरू करना है। तो एक तरह का रियासत को वो पैगाम देने जा रहे हैं कि मैं वहां पे अपने तमाम लोगों को केपी के अंदर बुलवा के ये पैगाम दूंगा कि अब जो हमने करना है वो नेपाल और बंगाल के तर्ज पे जो उन्होंने तरीका अपनाया था उसी को हमने लेकर आगे चलना है। यानी कि एक और साने 9 मई तरतीब देने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और वो रियासत को ये पैगाम दे चुके हैं। नहीं वैसे वजह क्या है, कौसर मकसद क्या है, जिस तरह की कौसर साहब ये नेपाल और बंगाल की जो आप मिसालें दे रहे हैं, तो बंगाल में जो कुछ हुआ था उस हुकूमत के साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासिम आजकल चल रहे हैं। वहां पे जो भी रेवोल्यूशन आया था और वो जो भी हुकूमत खत्म हुई थी हसीना वाजिद की, पाकिस्तान के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं उसके साथ। भाई उस वक्त तो वो तो एक नेक नियति के साथ मामलात हुए ना सर। भारत का जितना वहां पे खर्चा हुआ था उसको मरियामेट कर दिया गया। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हुआ क्या है उसका, यानी सेम उसी पैटर्न पे ये यहाँ पे अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक मुकाम पैदा हो चुका है दिफाई हवाले से, दुनिया हमारे साथ मुआहदे कर रही है। हाल ही में जो सऊदीया का सिलसिला आपके सामने है, तो हम बतौर जिस तरह हमने मार्का हक में भारत को मारा, उसके बाद पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में इजाफा तो हुआ।
हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, हमारी अफवाज को, हमारे दिफा को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए, अनारगी फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान साहब ने वहां पे एक जलसा तरतीब दे दिया। नहीं मैदर पंचोता साहब, आप इमरान खान साहब का जो पैगाम आया है, इमरान खान साहब के पैगाम में साथ ये भी कहा गया, उन्होंने तारीफ की इस बात की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दिफाई मुआहिदा हुआ है, तो आपकी पार्टी की पोजीशन तो इसके हक में है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ट्वीट्स की वो भी इसके हक में की कि इस मौजूदा हुकूमत ने जो मुआहिदा किया है, दिफाई मुआहिदा, वो एक अच्छा कदम उठाया गया है। आप भी मानेंगे इस बात को? मंसूर साहब देखें, इमरान खान साहब तो वो शख्स हैं जिन्होंने मुसलमानों का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर लड़ा, और इस्लामोफोबिया का डे मंजूर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं कराया, बल्कि इमरान खान का रोल था और इस्लामोफोबिया डे मंजूर हुआ। जहां तक बात है सऊदी अरेबिया के मुआहदे की, तो खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी जो है उसको फख्र है इस बात पे कि, और उसकी ड्यूटी है, उस पर फर्ज है। इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात हो सकती है कि हमें जो है इन मुकद्दस जगहों की जो है वो सिक्योरिटी की या उसकी निगरानी की या हिफाजत की ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है। तो हम तो बिल्कुल बड़ा इसके अंदर हमारे लिए एक वैसे फख्र बात है। ये किसको तो क्रेडिट जाता है नईम साहब? है कि जी ये किसको क्रेडिट जाता है इस चीज का, इस मुआहदे का? देखें, इस मुआहदे का जो क्रेडिट है, अगर उस क्रेडिट की आप सवाल उस अंदाज के अंदर कर रहे हैं कि हुकूमत को कहें कि ये बड़ा जबरदस्त काम किया है, देखें हम पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान के हक में होगी, चाहे वो जंग का मामला हो, अफवाज पाकिस्तान ने उसके अंदर भरपूर रोल अदा किया, चाहे कोई और मामला हो। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूं, हमारा मौका पाकिस्तान के साथ रात क्रिकेट मैच, मैं यही पूछ रहा हूं सर, ये क्रेडिट किसको जाता है? हमारे तमाम लोगों के ट्वीट्स, नईम साहब, किसको क्रेडिट जाता है नईम साहब? ना कि अफगानिस्तान के हक में थे। देखें यहाँ मंसूर साहब, ये बात बड़ी गौर करने वाली है, जो आज खान का पैगाम है ना जी, उसको बड़ा अगर आप बारीकी से देखें, उसमें आपको ये नजर आएगा कि किस तरह इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, किस तरह वो इस्लामी नजरियात रखते हैं, जो ये बात करते थे कि इजराइल का एजेंट, ठीक जी नईम साहब, बात करते थे। जी नईम आज साहब, वो सारे किधर हैं? मैं नईम साहब, आज आप ट्रंप का बयान नईम देखिए, साहब, आज आप ट्रंप का, नईम साहब, मैं वो बारीक बीनी के तौर पे ही देख रहा हूँ, बड़ी गहराई में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट किसको जाता है सर? क्या ये मौजूदा हुकूमत को जाता है या फील्ड मार्शल को जाता है आपकी नजर में? देखें, मौजूदा हुकूमत जो है ना, अगर इनसे बयान उठा, इनसे पूछिए कि किसको क्रेडिट जाता है, ये एक दूसरे पे डालते हैं। नवाज शरीफ साहब इनको छोड़े, इनको ये क्या क्रेडिट देना सर? आप बताएं ना। नहीं भाई, आप बताएं किसको क्रेडिट जाता है? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इसे, किसको क्रेडिट जाता है? नहीं देखें, कोई अच्छा वायदा होगा हम उससे सराहेंगे, लेकिन आप ये कहें कि हम इनकी लेजिटिमेसी को जायज करार दें, जो इमारत है सर, मैंने ये नहीं कहा कि वो ठीक है, वो गलत नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा, सर, मैं ये नहीं कह रहा आप इनको लेजिटिमेट कहें, मैं तो सिर्फ सीधा सवाल, आप इनको कहें ये जो इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मैं वैसे आपकी मदद कर रहा हूं, आप कहें ये जो इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्रेडिट इसको जाता है। चलें आप इस तरह कह दें। नहीं, इनको मैं क्यों क्रेडिट दूं? ठीक है जी, एक बातचीत हुई और एक सफारती मार्च के ऊपर अगर किसी बात के ऊपर ऐसी बात हुई है तो उस हम वायदे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्हें सपोर्ट नहीं करते। कोई भी मौका होगा पाकिस्तान के हवाले से, तो हम तो ये मुआहदा हो ना हो, हम तो देखें ना, हमारी तो ड्यूटी है उनकी हिफाजत करना। लेकिन जो रात को मैच ये हारे हैं, तो क्या ये अब इसको कहा जाए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है उसकी टीम जो है वो मैच हार गई है? तो मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को तो इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप दो मुल्कों की बेइज्जती करवा रहे हैं। ठीक है सर, ये क्रिकेट टीम का उसके साथ क्या ताल्लुक है? नहीं भाई, इकट्ठा हो गया ना। नहीं भाई, क्रिकेट टीम का सऊदी अरब के साथ क्या ताल्लुक आ गया? देखें, दिफाई मुआहदा जब इंडिया के साथ हमारी वैसे हर वक्त जंग मामलात हैं, अब इंडिया की तरफ से कोई वार होगा तो वो तसव्वुर किया जाएगा ना कि दोनों पर है। तो इसी तरह से मोहसिन नकवी ने अब पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरेबिया की भी बेइज्जती करवाई है इस मैच को हरवा के। और अगर जब तक ये मोहसिन नकवी जैसे लोग या इस मुल्क के ऊपर मोहसिन नकवी टाइप के लोग नाफिज रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। यही बात आज इमरान खान साहब ने अपने पैगाम के अंदर की है। और जहां तक बात है इमरान खान के दौर के अंदर क्रिकेट, आप देखें उन्होंने कहा कि 2021 के अंदर 10 विकेटों से हमारी टीम ने भारत को हरवाया था। आज आप देख लें कि वो तो स्टाइल तो अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जीत जाते, वो जीतते तब जब कोई मेरिट के ऊपर मामला होता, वो जीतते तब जब कोई मोराल बुलंद करने वाला या पीछे से सराहने वाला ऐसा बंदा होता,
जो टीम का मोराल बुलंद करता है। जब उन्होंने देखना है आगे से मोहसिन नकवी है जो स्टेडियम बनाता है, तो उस छत से पानी टपकने लग पड़ता है और फिर उसके ऊपर जो है उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो फिर PMLN की जो स्कैंडल्स है उन निकलवाने के अंदर उसको बड़ी वो फुर्तियां दिखाता है। अब ये जो 10 अरब जो मरीम के खिलाफ सारा मामला आया 1000 अरब का, इसके अंदर भी पेश ये थे। और जो जहाजों वाला मामला है उस वक्त उसमें भी मोहसिन नकवी जो है वो पेश थे, जो जहाज कौसर काज़मी साहब, ठीक है सर, कौसर काज़मी साहब विजिट किया। कौसर काज़मी साहब वो कह रहे हैं कि क्रिकेट में भी जो है वो बेड़ा गर्क हो गया और उसके भी कसूरवार आप हैं। आप लोगों ने जिस तरह चेयरमैन बनाया, आप लोगों की वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल हो रहा है इंडिया के खिलाफ। तो सर आप क्रिकेट के ऊपर और किसी चीज पे बातचीत नहीं करना चाहते, आप सियासत पे नहीं बात करना चाहते, आप इमरान खान साहब से क्रिकेट के ऊपर ही बात करने हैं, तो वो साबिक कप्तान टीम के। मंसूर, एक दफ़ा इसी जगह बैठ के आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो इनकी मेजॉरिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंडिया की सपोर्ट करेंगे। आपने लिटरली मुझे डांट दिया था आगे से, भाई ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, मैं ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं किसी की हुबुलवत्ती पे सवाल नहीं उठाने दूंगा। आप यकीन करें, ये मैच से नहीं, ये मैच से थोड़ा ऊपर चले गए हैं। इनका जंग में क्या किरदार था वो भी आपने देख लिया है। शहबाज शरीफ साहब वहां पे जाते हैं, वहां पे ECO में जाते हैं, ये किस तरीके से इंडिया वाली जुबान बोली कि नहीं बोली थी इन्होंने, सर? जो इंडियन मीडिया बना रहा है, हम मोदी को निशाना बना रहे थे, ये शहबाज शरीफ को निशाना बना रहे थे और पाकिस्तान को साथ रगड़ रहे थे। कौसर साहब, ये ECO क्या चीज है सर? ये ECO क्या चीज है? SCO भाईजान, अब मैं नहीं, हैदर ने वो मिसालें दी हैं सोशल मीडिया की, इन्होंने कहा वो क्रिकेट की मिसाल, आपने सवाल कुछ और किया, जवाब नहीं ने कुछ और दिया। अब मैं आपको बताता हूं, आपने सवाल तो नहीं मैदर से कर दिया क्रेडिट का, तो इन्होंने आगे कह दिया हर चीज का क्रेडिट ये मियां नवाज शरीफ को देते हैं। भाई क्यों ना दें, जिसने पूरी दुनिया का प्रेशर सस्टेन करके आपके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। फिर मार्का हक के अंदर हमारी अफवाज पाकिस्तान के पास वो सहारा मौजूद था जिससे हमने इंडिया को मारा। फिर ये सारी चीजें मिलजुल के जिसने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर के लिए अपना किरदार अदा किया है, वो हर बंदा काबिल तारीफ है। लेकिन अगर जो बंदा मजहबी टच देगा, जो 370 लागू कराएगा और फिर कहेगा मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, उनके फॉलोअर से आपको ऐसी बातें मिलेंगी कि आप सवाल चना करेंगे, जवाब गंदम मिलेगा, सवाल गंदम जवाब चना मिलेगा। अब इन्होंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया इस हवाले से। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। मंसूर, क्या हो जाता अगर ये कह देते हैं आपने इनकी हेल्प भी की लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला? यही बात है इमरान खान साहब की। अब जहां तक अजानों की बात है, मेरे भाई ने बात की, भाई 6वीं अजान मुर्गा देवे ना बेटैमी, तो उन्होंने भी छुरी फेर देने लोग। यार आप फिर मजहबी टच दे रहे हैं। और मिशन नूर के हवाले से मैं ये जानता हूं, ये जो लॉबी है उनके अपने अकायद हैं, उनका अपना मजहब है। मिशन नूर के हवाले से बड़े लोग बात कर चुके हैं, मैं दोबारा वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आप किससे तजदीद ऐद कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं आपके अंदर कि वो ऐसी बात करते हैं? और PTI के अंदर लोग मौजूद हैं, वो अपने ट्वीट डिलीट करते हैं और इजहार ला ताल्लुक हो जाते हैं इस सारे मामले से। तो ये जो सारी चीजें मिलके हैं, जहां पे इस्लाम की बात आती है, खुदा के लिए इमरानियत से निकलें और इस्लाम की बात करें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वो लॉबी हमेशा ये चाहती है कि मुसलमानों के अंदर जो बाअसर अफराद हैं उनको अपने साथ मिला के अपने जो उनके प्रचार हैं, जो इशात है, जो तरवीज है, जो उसको आगे बढ़ाया जाए और ये चुपचाप बेवकूफाना तौर पर निशाना बन जाए। पंचोता साहब, ये जो जिसकी ये बात कर रहे हैं मिशन नूर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने इजहार ताल्लुकी किया इसके ऊपर, बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब से आज सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं सारी चीज के साथ, ना ये पार्टी की जानिब से शुरू किया गया। आप भी एग्री करते हैं कि ये आपकी जमात का कोई ताल्लुक नहीं सारी चीज के साथ? देखिए, अजाने देना कौन सा जुर्म है? नहीं, मैं मिशन नूर की बात कर रहा हूं। मुदस्सर मचाना के मंसूर साहब, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, अजान दी मुदस्सर मचाना के भाई ने और उसके भाई को उठा लिया गया। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में अजानों के हवाले से अगर उसका नाम जो है वो कोई गलत रख दिया फॉर एग्जांपल, तो इनको क्या मसला था? ठीक है जी, इन्होंने प्रोपेगेंडे किए, फिर उसका नाम चेंज किया गया। उसका नाम अगर चेंज किया गया तो उसके बाद भी ये कह रहे थे कि अजाने क्यों दे रहे हैं जी? अजान देखें जी, एक साहब ने तो लिख दिया कि अब जो है ना बांगों के बाद जो है ना अब मेरा ख्याल में कोई जनाजा पढ़ा लें। यानी शर्म का मकाम है कि आप जब पाकिस्तान के अंदर कोई बारिश किसी जगह पर आती है ना, किसी मोहल्ला, किसी इलाके के अंदर, किसी शहर के अंदर, तो लोग अजाने देते हैं ताकि ये अजाब जो है ये टल जाए।
लेकिन यहाँ जो मुल्क के ऊपर अजाब नाजिल है इनकी सूरत के अंदर, या वहाँ सैलाब वैसे भी आया हुआ है, आफत आई हुई है, अजाने देकर हम चाहते हैं कि इस अजाब से छुटकारा हमें मिले, तो उसके ऊपर एतराज है। पंचोता साहब, ये जो सैलाब आया हुआ है ये इनकी वजह से आया हुआ है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखें, सैलाब जो है वो अगर देखा जाए तो इनकी ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत इन्होंने ना बंद बनाए, ना इन्होंने डैम बनाए, ना इन्होंने दरख्त लगाए, जिसका आज बहुत ज्यादा नुकसान जो है सर इनकी हुकूमत 2024 में आई है, जब भी सैलाब आता है भाईजान इनकी हुकूमत 2024 में आई है। पंचोता साहब, ये 2024 में अगर डैम बनाना शुरू करते उसमें भी 6 साल कम से कम लग ही जाने थे सर, मतलब वो क्या कर सकते थे इसके अंदर? ये तो फिर आपको उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत से पूछना चाहिए कि आपने 3.5 साल क्या किया। जी नहीं, 24 में नहीं आई। इनकी हुकूमत जो आई है वो ज़िया-उल हक साहब पहली दफा नवाज शरीफ साहब को ले आए थे 90 की दहाई के अंदर, और चौथी दफा इनका इक़्तिदार जो है शुरू है। 40 साल से ये हुक्मरान है। 2.5 साल 3 साल इमरान खान साहब को जो है वो रहे, उसके बाद उन्हें गैर आईनी तरीके से हटाया गया। उन्होंने 10 डैम का आगाज किया, जिसमें 2 डैम, एक 25 को और एक 2028 के अंदर बनना था। ये शहबाज स्पीड की वजह से वो 25 वाला मनसूबा भी नहीं पाया, तकमील तक पहुंच चुका, लेकिन 2 डैम्स का आगाज उन्होंने बादशाह और मोहम्मद का किया। इसी तरह मुख्तलिफ डैम केपी के अंदर भी 11 के करीब डैम छोटे बने हैं, और हमारा तो फोकस उस पर है, हमारा तो फोकस दरख्तों पर है। लेकिन इनकी क्या स्ट्रेटजी, इनकी नाकामी थी। नईम साहब, बादशाह और मोहम्मद डैम जो है वो पंजाब में तो नहीं है ना सर? सैलाब तो पंजाब में आया है। देखें, सैलाब पंजाब के अंदर आया है, लेकिन आपने डैम्स के मंसूबे की बात की। इमरान खान की हुकूमत वफाक में थी, उन्होंने 10 डैम्स का मंसूबा दिया, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह के ऊपर उन्होंने ये आगाज मंसूबा दिया। ये नहीं कि पंजाब की हद तक दिया। जहां नेपाल और बांग्लादेश की ये बात कर रहे हैं, उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां भी जुल्मत थी, नाइंसाफी थी, कानून नहीं था और लोग निकले, और यहाँ भी जुल्मत है, नाइंसाफी है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन नहीं है, बुनियादी हकूक सलब हैं, जमहूरियत नहीं है, मैंडेट चोर, खजाना चोर, पैसा चोर, मनी लॉन्ड्रिंग वाले सारे जो हैं वो बरजमान बना दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनका तख्ता अवाम पाकिस्तान की पलटेगी। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला इनके साथ सर आपकी नजर में एक इनकलाब आपकी नजर में नईम साहब, इनके साथ इनकलाब जो है नईम साहब और ये काज़मी साहब के रहनुमा नईम साहब, इंशाल्लाह ताला सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये चाहते हैं कि इनके साथ वही होना चाहिए जो नेपाल और बांग्लादेश में, आप ये कह रहे हैं यही होना चाहिए? देखें, मैं किसी के हक में नहीं हूं कि किसी बेगुनाह की जान जाए, लेकिन इनका तख्ता हुकूमत का पलटना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारा मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब तक आप बड़े चोर डाकुओं को आप इन कुर्सी पे बैठा देंगे, मेरी बात तो कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? ठीक है जी। बाकी जंग के अंदर हमारा जो किरदार था वो DGI SPR ने भी बयान किया कि किस तरह किरदार था। जंग के अलावा कोई और मामला हो, हमारा जो किरदार है वो पूरी दुनिया को पता है, इसी वजह से अवाम सपोर्ट करती है। भारत के हवाले से नवाज शरीफ साहब ना मुंह उस वक्त खोला 2017 के बाद, ना आज तक उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो कुछ बोल रहा है। बाकी रहेगी इजराइल के हवाले से बात। देखें, ट्रंप ने आज कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ने और UK ने जो एडमिट किया है फलस्तीन को, वो बिल्कुल जो है वो गलत उन्होंने काम किया है। हम उस पोल का हिस्सा नहीं है। तो इनसे जरा पूछिए, आप किस पोल का हिस्सा हैं? आप उस पोल का हैं या ट्रंप वाले पोल का हैं? उसको अभी भी आपने अवार्ड देने हैं। ये तो अवार्ड नवाजते हैं। इनसे तो एक जुमला नहीं बोलना। अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने सारे का अफगानिस्तान वाला मामला किधर से शुरू हुआ? यही एग्जीक्यूटिव कौन है? जवाब इस बात का मंसूर जी, जवाब दीजिए कौसर काज़मी साहब। आज आप KP में देखें, सर, ये मैं आपको एक मिनट पूछ रहा हूं, सब एक एक करके। नहीं सब एक मिनट नहीं, मैं सब सुन लेना जी। कौसर साहब जवाब दें। नईम साहब, एतराज आपने किया तो सुन भी लें कि इस वक्त हमारे सदर पाकिस्तान चाइना में है। हमारे वजीर आजम साहब UK से होते हुए गए हैं जनाब न्यूयॉर्क के अंदर। ये जो चीजें है ना, हम पाकिस्तान के लिए, मतलब कहां से जरा तफसीलात जरा ठंडा करके खाओ ना। मैं तनु दसा जो आप कह रहे हैं उसका जवाब क्या है भाई मेरे। हमने ना चाइना को नाराज किया है जिस तरह आपने किया था। CPEC का मुआहदा अभी 22 घंटे आपको नहीं हुए थे हुकूमत संभाले हुए, तो आपने वो जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे वो अमेरिका के हवाले किए थे, और चाइना आपसे आज तक नाराज है इमरान खान की सरकत पे। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। ये जो आपकी हरकतें थी, CPEC को आपने नुकसान पहुंचा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अब किसके कहने पे? शायद वही ताकतें हैं जिनके कहने पे आज आप मिशन नूर जैसा एक करके जा रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? चले सर, ये बोलेंगे बेशक आप कह दें सर इजराइल पे कौसर साहब गलती नहीं हुई, नहीं मंसूर। कौसर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये मजहब के डिस्कशन ना करें। मेरी मेहरबानी है भाई, मजहब की बहस क्यों ना करें सर। जब एक
जब एक बाअसर किस्म की लॉबी इनको फंड के जरिए, इनको सपोर्ट के जरिए, इनके साथ हर किस्म के ताउन के बाद इनको ये मजबूर कर दे कि आपने इस तरीके से अय्याम का नाम रखना है और पसे पर्दा आपके क्या, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है। बैरिस्टर साहब को नहीं पता, इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अजान दे रहे हैं, इनके जो इतादी हैं वो अजान दे रहे हैं और मिशन नूर को तरवीज दे रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये नाम किसने रखा है यार। फिर जिन्होंने नाम रखा है सोशल मीडिया के ऊपर डिग आउट करें ना कि पीछे कौन सी लॉबी है, कौन सी ताकतें हैं जो हमारे जो बुनियादी अकायदे हैं इस्लामी उन पे जरब लगा रही, और इन बेवकूफों को पता नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं और कहते हैं जी पता नहीं गलती हो गई सोशल मीडिया से। जी नईम साहब। कौसर काज़मी साहब, ताकतें वो बताएं जिन ताकतों की बदौलत आप इक़्तिदार के अंदर आए हैं, जिन ताकतों की बदौलत आपने जो पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान के अंदर अमन ना हो, जिन ताकतों की बदौलत आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत की बजाय आप चाहते हैं कि वहां जंग का आगाज रहे, जिन ताकतों की बदौलत आप इक़्तिदार में आए बैठे, आप उन ताकतों का खुद जिक्र कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को आप कभी दहशतगर्द बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो वहां मौलवी अजमल को भेजा था तो वो किसके कहने के ऊपर भेजा था? कौन चाहता था इजराइल के साथ कारोबार करना? कौन चाहता था कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए? कौन अब भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ मामलात हमारे सेट हों? बताएं ना, नाम ले इधर। आप तो नाम ही नहीं ले सकते, आपका लीडर नाम नहीं ले सकता, आपका लीडर तो कहते हैं पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया के साथ बेहतर हों। मैं वही कह रहा हूं, पूरी दुनिया के साथ हालात बेहतर हों हमारे। मिशन नूर का देखें, मिशन नूर की आपने बात की है, आप मुझे बताएं कि अजान देना कहीं पर जुर्म हो? नाम की तब्दीली के हवाले से तो हमारी स्टेटमेंट आ गई कि ये पत्नी कहां से शुरू हुआ और उस पर तब्दीली के हवाले से हमारा बयान आ गया। लेकिन जब प्रेशर आया आपके ऊपर, जब प्रेशर आया आपके ऊपर उम्मत मुसलमा के गयूर अवाम का, तब आपने तब्दील किया ये नाम, उससे पहले आपने नहीं किया था। ये नहीं अजान, आप इस्लाम की अजान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मिशन नूर की बात कर रहा हूं। चले ये मजहबी मामला को सर, मजहबी मामला पे सर ये प्लेटफॉर्म नहीं है मंसूर, ये मजहब का मामला है सर। बहुत शुक्रिया सर। नहीं सर, मैं पॉलिटिक्स पे बात करने वाला हूँ, मैं मजहब की बुनियाद के ऊपर सर ये डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। ये ना मैं इस अहल हूँ कि मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर सकूं, बेहतर है किसी उलमा कराम से आप ये गुफ्तगू कीजिए। बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब, नईम हैदर पंचोता साहब। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि सियासी मामलात के ऊपर जो है वो आपस में डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। ये मजहबी मामलात के हवाले से ना मेरे पास इतनी नॉलेज है और ना मेरे ख्याल में हमारे पैनलिस्ट के पास इतनी नॉलेज है कि वो इसको डिस्कस कर सकें। बेहतर है कि उलमा कराम के पास जो प्लेटफॉर्म है वो इसको डिस्कस करें कि क्या चीज़ सही है या क्या गलत है। बहरहाल यहाँ पे मुल्की सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खासतौर पे इजराइल के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बैन अल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन के हवाले से एक अहम पेशरफ़्त देखी गई, जहां बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम कर लिया है, जबकि अमेरिका की जानिब से उसे एक नुमाइशी इक़दाम करार दिया जा रहा है। क्या बैन अल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के बाद मशरिक़ वुस्ता में देरपा और पायदार अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? और क्या अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान की बगराम एयरबेस वापस लेने का मुतालबा जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ सकता है? इस हवाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, यूरोप के मुतादिद मुल्कों ने जो है वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के लीडरान से भी मुलाकात का उनका इम्कान है। किस तरह देख रहे हैं आप इस पेशरफ्त को? ये बात सही है कि यूरोप के अक्सर ममालिक ने ये तय किया है कि उसको रिकग्नाइज करेंगे इसराइल को एक सेपरेट स्टेट के तौर पे। फ्रांस ने तो पहले कर ली की बात हो गई थी, मतलब उसका, बल्कि फ्रांस ने और सऊदी अरेबिया ने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी यूनाइटेड नेशन में, जिसमें ये तय किया गया था कि जो जनरल असेंबली के सेशन में जो है इस चीज़ को बाकायदा एक रिजोल्यूशन पेश किया जाएगा और तकरीबन 142 मुल्कों की इसकी हिमायत हासिल है। अब इसमें यकीनी बात है कि इस वक्त बावजूद इसके कि यूरोपियन ममालिक की अक्सरियत ने जो है इसको तस्लीम किया है, लेकिन अभी तक वो इस काबिल नहीं है कि कोई एक एक्शन ले सके ताकि एक जेनोसाइडल वॉर जो है इसराइल की गाजा में उसको रुकवा सके, और ना ही वो इस बात के लिए इतना वो कर सकें, दबाव डाल सकें इसराइल पे कि वो जंग किसी तौर पे बंद कर सके। अब मसला ये आता है कि ठीक है, ये इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो है कि इतनी बड़ी तादाद दुनिया की ममालिक की जो है उन्होंने एक फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पे तस्लीम किया है, लेकिन असल मसला जो आता है वो यही आता है कि क्या ये तमाम ममालिक यूरोप के ख़ास तौर पे
वो क्या, वो कोई एक्शन ले सकते हैं जिसमें इसराइल पे दबाव पड़े। अभी एक और बात भी कि यूरोपियन यूनियन ने अपने बाद मुल्कों ने फैसला किया था कि इसराइल के ऊपर जो है कुछ सैंक्शन लगाया जाए, ट्रेड सैंक्शन लगाया जाए। बहुत से ममालिक की जिनके साथ जो है उनके इसराइल के जो है प्रिफरेंशियल एक ट्रेड रिलेशंस हैं उसको ख़त्म किया जाए है यूए के, लेकिन उसको भी वो ईयू में वो पास नहीं करा सके। उसकी एक बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि जर्मनी की तरफ से उस पर मुखालफत की जा रही थी। तो अब मसला ये आता है कि जब एक यूनिफाइड एक्शन भी नहीं ले सकते हैं कि इसराइल के ऊपर दबाव डालें, तो फिर ये है कि सिर्फ ये तस्लीम करना है कि इसराइल की एक रियासत की हैसियत है, तो उसकी कोई ज़्यादा अहमियत उस लिहाज से इन हालात में नहीं बनती है। एक और बात भी है कि ये तो जो अब मैं देख रहा था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ जो बयान था वो भी बहुत ही अजीब सा बयान था। उसमें उन्होंने कहा हम तस्लीम तो कर रहे हैं लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब तो ये अगर ये बात शुरू यहाँ से होती है तो फिर यही बात है कि अगर तस्लीम कर भी लाया जाता है तो असल मसला ये है कि उसकी क्रिएशन में वो कैसे क्रिएट की जाएगी, क्योंकि इसराइल ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि वो इस बात दो रियासत को अब तस्लीम ही नहीं करता है। जाहिर साहब, आपने स्टैमर को आप कोट कर रहे हैं, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर इन ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है, तो ये ज़्यादातर एक नुमाइशी बयानात हैं, इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अमेरिका की जानिब से जो मुखालफत देखी जा रही है, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर पायदार अमन किस तरह मुमकिन है इसकी हिमायत के बगैर? कि दो ममालिक हैं जो इसराइल और इस वक्त अमेरिका, जो कि वाज़ेह तौर पे इसकी मुखालफत कर रहे हैं फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। दूसरी एक और बात भी है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में यूनाइटेड स्टेट ने फ़लस्तीन जो वेस्ट बैंक में वज़ीर आज़म है उनको जो है वो वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। ये मेरे ख्याल आम तौर पे ये नहीं होता है कि आप जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसमें अमेरिका ने ये कार्रवाई की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से खुल्लम खुल्ला इसकी मुखालफत होती रहेगी। अब चीज़ यही आती है, अब जैसे आप याद होगा अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और इसमें करारदाद थी इसराइल के जंगबंदी, गाजा पे जंगबंदी की करारदाद थी। इसमें से 15 मुल्क हैं इसके मेंबर, उसमें से सिर्फ जो है अमेरिका ने इसकी मुखालफत की और 14 मुल्क जिनमें से वो जो परमानेंट रुकन भी शामिल है, अरकान भी शामिल है, उन्होंने तक ने जो है सीज फायर के हक में, रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया। लेकिन अब वही मसला आता है कि जब अमेरिका की तरफ से जो इसराइल की जिस तरह से खुल्लम खुल्ला हिमायत की जा रही है, तो अब तो ऐसा मालूम होता है कि ये जंग इसराइल की नहीं है बल्कि ये अमेरिका की जंग है। और मेरा ख्याल ये है कि जो अमेरिका की ताकत हम सब जानते हैं कि क्या है इस वक्त, एक हर चीज़ को बुलडोज करना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कभी भी इसका बावजूद इसके कि दुनिया की अक्सरियत ममालिक जो है फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं, ये शायद मुमकिन नहीं होगा जब तक कि दुनिया इस पर कोई अमली कदम ना उठाने के लिए तैयार हो और जब तक इसराइल की इस जारहाना कार्रवाइयों को नहीं रोका जाता है। जाहिद साहब, आप जहां पे अमेरिका के बुलडोज करने की बात कर रहे हैं, वहीं पे अमेरिका की जानिब से, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद है उसे वापस लेने का मुतालबा किया गया। तालिबान ने कैटेगोरिकली कहा कि हम इस मुतालबे को पूरा नहीं होने देंगे। अब खित्ते में आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के हालात इसकी वजह से ख़राब भी हो सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ये कि जो जिस तरह की धमकी ट्रंप दे रहे हैं अफगानिस्तान को, इसका मतलब ये हुआ कि वो शायद आगे चल के शायद उनके जहन में कोई मिलिट्री एक्शन भी है। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग की और उसमें नाकाम हुआ, और उसको जंग के खात्मे के लिए जो खुद ट्रंप की ने ही जो है कोशिश की थी, क्योंकि उनको पता था कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। अब इस किस्म की कोई कार्रवाई अगर होती है अफगानिस्तान में, तो सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, ये पूरा खित्ते में जो है वो एक लिहाज से इनस्टेबिलिटी पैदा होगी। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचेगा। अफगानिस्तान में तो खैर ये ठीक है, उसकी मज़ामत तो होगी, लेकिन अगर इस किस्म के कोई इक़दाम होता है
तो फिर उसके बाद जो है ये जंग जो है वहाँ तक महदूद नहीं होगी, बल्कि चाइना ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो इसकी इसकी मुखालफत में बयान दिया है। रूस पहले ही तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर चुका है, और मैं समझता हूँ कि वही है कि पाकिस्तान को इसमें एक लिहाज से संजीदगी से सोचना चाहिए कि अगर इस किस्म के होता है, अगर ये ट्रम्प जो इस किस्म का कोई इकदाम उठाते हैं, जिसमें उन्होंने बल्कि धमकी दी है वाज़ेह तौर पे कि उसका अफगानिस्तान अगर ये तैयार नहीं होता तालिबान की हुकूमत बागराम को हवाले करने के लिए, तो वो इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं, और उनको फिर एक धमकी भी दी है उन्होंने अफगानिस्तान ये तालिबान की हुकूमत को। अब वही बात आती है कि ये बात तो साफ है कि और इसके अफगान तालिबान हुकूमत ने कह भी दिया है कि वो किसी सूरत में इनके उसको तस्लीम करेंगे। बागराम एयरपोर्ट को अमेरिका के हवाले करने का मतलब ये होगा कि फिर अफगानिस्तान जो है एक में जो है उस अमेरिका की दोबारा एक मिलिट्री तसल्लुत कायम होगा। अब देखें कि क्या होता है, कहाँ तक ये ट्रम्प जो है सिर्फ धमकी तक महदूद होते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रम्प की हम देखते रहे थ्रू आउट इस पीरियड में, उनकी जब से ये दूसरी दफ़ा सदर बने कि वो धमकियाँ दे के उनका यही ख्याल होता है कि शायद दूसरा जो हरीफ है या दूसरे जो है फरीक है उसके वो जो है इस पे दब जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये गलत फहमी उनकी कि अगर वो इस तरह से धमका के बागराम एयरपोर्ट को लेने की कोशिश करेंगे तो शायद इसका अंजाम मेरे ख्याल खुद अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।